नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का ले संकल्प। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रण, नामांकन पत्रों की हुई जांच। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी के बाद प्रथम चरण के चुनाव के लिए होगा प्रतीक आवंटन। मंगलोर के नारसन में हुआ हादसा। बिजली घर में तैनात संविदा कर्मचारी की खंभे से गिरकर मौत। परिजनों ने जताया आक्रोश। पुलिस बल ने मामला शांत करवाने का किया प्रयास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोईवाला दौरा। गन्ना विकास समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से की मुलाकात। चुनाव में जीत मिलने पर दी बधाई। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के दूसरे दल का स्वागत। पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन ने किया आयोजन। आध्यात्मिकता और लोक संस्कृति का समागम देखने को मिला। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा केवल सांस्कृतिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और मार्गदर्शन का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें अपने जीवन में गुरुओं के महत्व की याद दिलाता है। आइए इस पावन अवसर पर हम अपने सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लें। उत्तराखंड में आज गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पंचायत चुनाव हर दिन जोर पकड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने जनसंपर्क तेज कर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसके तहत 19 पत्ता पानी से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए मनप्रीत कौर पन्नू ने अपना चुनावी जनसंपर्क तेज कर दिया। बुधवार को अपने दर्जनों समर्थकों के साथ उन्होंने क्षेत्र में घर घर जाकर के अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर जनता उन पर विश्वास जताकर उनको विजय बनाती है तो वह क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने का काम करेगी। होने के बाद मैं क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसका हल करने की कोशिश करूंगी। गांव में थोड़ा पानी की प्रॉब्लम्स हैं तो पानी की समस्या दूर करने की कोशिश करूंगी। लाइट्स वगैरह उसकी भी थोड़ी गांवों को ज़रूरत है विकास के लिए। सड़कें खराब हैं, टूटी हुई हैं, तो उस पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, जनता हमें बहुत प्यार दे रही है, बहुत समर्थन दे रही है। बस उनका आशीर्वाद हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। भाजपा प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है। आज नामांकन सत्यापन की आखिरी दिन है, जिसके बाद नाम वापसी, फिर चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में उतरेंगे। जिसको लेकर के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केथोला ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव में जीत को सुनिश्चित करेगी, जिसको लेकर के बीजेपी विधायक, मंत्री, सांसद, पदाधिकारी साथ ही मुख्यमंत्री भी चुनावी जनसभाओं में स्वीकार करेंगे।
पंचायत चुनाव को लेकर के सभी हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन करवा दिए हैं और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद लोग, सभी लोग जो हैं चुनाव की जनसभाओं में शिरकत करेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि 14 तारीख तक जो चुनाव के चिन्ह हैं वो आवंटन हो जाए, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसमें जो चिन्ह है नाम के अनुरूप किसको कौन सा चिन्ह मिलता है, तो प्रत्याशियों को चिन्ह एक बार आवंटित हो जाए, उसके बाद हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे नेतागण हैं, वो सभी क्षेत्रों में अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव करवाए जाने हैं। 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को मतगणना के लिए दिन तय किया गया है। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर के तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। नगर निकाय क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम के बावजूद कई लोगों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों को लेकर के कई तरह की बातें कह रहा है। सोशल मीडिया में एक पत्र भी वायरल हुआ जिसमें निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों पात्रता को लेकर के पत्र जारी किया है। हालांकि बाद में निर्वाचन आयोग ने इस वायरल पत्र को फर्जी करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद नेनवाल और उनके भाई का नाम नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों जगहों पर दर्ज है। साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि निर्वाचन आयोग से अपील है कि वह पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता से करवाएं। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी देता हूँ। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिक्या सेन में, क्षेत्र पंचायत का विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है। सतीश नैनवाल तो बहुत फेमस है, पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे, आपको मालूम ही है, वो भी लड़ रहे हैं। उनका नाम नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम शिकायत कर रहे हैं बाकायदा, वहाँ पर बाकायदा शिकायत भी है। उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन को स्टेट के एड्रेस करना चाहिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं करेगा, तभी मैंने आपसे कहा पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ शिकायतें हैं, अगर वो एड्रेस नहीं होगी तो हम पूरे चुनाव के दौरान आंदोलन भी करेंगे। विकासनगर ब्लॉक से खबर, जहां टिमली क्षेत्र पंचायत सीट जिसे हॉट सीट माना जा रहा था, वहां सियासी समीकरण अचानक से बदल गए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू और सुहेल पाशा के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बिट्टू ने 2 अलग अलग जगहों से नामांकन दाखिल किया था, जिस वजह से टिमली से नामांकन रद्द कर दिया गया। अब वह वैरागी वाला से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ सुहेल पाशा को भी बड़ा झटका लगा है। उनका नामांकन उनके ही प्रस्तावक द्वारा समर्थन वापस लेने की वजह से रद्द कर दिया गया है। इन दोनों नामों के बाहर होने से टिमली सीट पर मुकाबला पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहां बचे प्रत्याशियों के बीच कड़ा और अप्रत्याशित मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चक्राता के कालसी विकास खंड में भी नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विधिवत जांच जारी है। टिमली में क्षेत्र पंचायत के 2 नामांकन निरस्त हुए हैं, जिसमें एक श्री सुहेल पाशा जी का है। उनका कुछ उनके प्रस्तावों को कोई आपत्ति थी कि वो हस्ताक्षर में कुछ त्रुटियां हैं, और दूसरा श्री जसविंदर सिंह जी का हुआ है। उनका 2 जगह से नामांकन था, तो हमने 1 जगह से निरस्त कर दिया। बाकी और कितने कैंडिडेट हैं सर वहाँ से? 4 कैंडिडेट थे, अब 2 कैंडिडेट हैं। इस विकास खंड कालसी में जो है हमें जो नामांकन प्राप्त हुए वो सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 652, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए 369 और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उनके लिए हमारे 132 जो है हमारे पास नामांकन प्राप्त हुए, जिनकी जो है जाँच अभी चल रही है। अभी तक जो है जाँच में जो हमें नामांकन प्राप्त हुए उसमें प्रधान पद के लिए 28 जगह हमें जो है एक ही नामांकन प्राप्त हुआ। बीडीसी के लिए 4 जगह हमें एक ही नामांकन प्राप्त हुआ और उसके सदस्यों के लिए जो हमारे पास जो है 44 जगह एक ही नामांकन हमें प्राप्त हुए।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना विकास समिति के चुनाव में निर्विरोध जीत के अध्यक्ष बनी ओमवती पाल और उपाध्यक्ष हरभजन सिंह के साथ तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की और उन्हें गन्ना समिति के चुनाव में मिली जीत की बधाई दी। इस अवसर पर जोईवाला ब्लॉक की दूधली क्षेत्र पंचायत सीट पर निर्विरोध बीडीसी बने कांग्रेस नेता गौरव सिंह को माला पहनाकर उनको भी बधाई दी गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान राजनीति में कांग्रेस ने हमेशा किसान हित की बात की है, इसलिए समिति के चुनाव में कांग्रेस के लोगों की जीत हुई है। वहीं पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीत रहे कांग्रेस प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। करके माहौल बनाया और यहाँ के लोगों का मैं वैसे भी बड़ा आभारी हूँ। और चीनी मिल वाले मामले में जहाँ तक भी है, लोग कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को विश्वास करते हैं और उसी का परिणाम ये शानदार जीत है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक और अच्छी शुरुआत यहाँ हुई है, जोईवाला के लोगों को बहुत धन्यवाद है। उन्होंने हमारे इनको जो है उसके लिए ये निर्विरोध चुना है, तो निर्विरोध चुनाव अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं गिन्नी भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं, हम तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर इन्होंने ये समय क्यों छांटा ये मेरी समझ में भी नहीं आया। ये इस चुनाव को 10 दिन पहले भी कर सकते थे, कौन रोक रहा था इनको। लेकिन इन्होंने उस समय तो जानबूझ करके देरी की, और जब मानसून आया की संभावना आई तो इन्होंने फौरन डेट डिक्लेयर कर दी, और वो भी जनता के दबाव में और कोर्ट के डर से की। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया, जिस पर सीएम को उस जिप्सी वाहन से सैर करवाई गई जिसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में अब वन मंत्री द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों सीएम जिम कॉर्बेट में भ्रमण पर गए थे और जिस जिप्सी में वह सैर कर रहे थे उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। ऐसी गाड़ी में प्रदेश के मुखिया को बैठा दिया गया। इतनी बड़ी सेंधमारी हो गई, लेकिन गांज गिरेगी केवल अधिकारियों पर। क्या विभागों के मंत्रियों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? इस प्रदेश में ना आलाधिकारी सुरक्षित और ना मुख्यमंत्री। इससे हास्यास्पद और कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां के नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट भ्रमण पे गए थे। सुना है जिस जिप्सी में उनको बैठाया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो एक एक्सपायर्ड फिटनेस वाली गाड़ी में आपने राज्य के मुखिया को बैठा दिया। इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंधमारी हो गई और गाज गिरेगी केवल अधिकारियों पर। अब जांच बैठा दी गई है, लेकिन क्या जो मोटी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं ये सफेदपोश, ये मंत्री विभागों के, इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? क्या वन मंत्री को इस बात का खास ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि प्रदेश का मुखिया यदि उनके विभाग के किसी कार्यक्रम में जा रहा है या भ्रमण कार्यक्रम में जा रहा है तो उसकी सुरक्षा को वो सुनिश्चित करें? कोर्ट में मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा सहित अकाउंटेंट वसंत जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों को गत 9 मई को विजिलेंस ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया। राणा और जोशी ने कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। जस्टिस राकेश थपलियाल के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित व सरकारी पक्ष की दलीलों के बाद कहा कि ऐसे मामलों में आरोपित की ओर से डिमांड, स्वीकृति तथा उससे रिकवरी तीनों होने पर ही दूसरे दोषी करार दिया जाता है। कोर्ट ने माना कि मदनलाल बनाम राजस्थान सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल सोडियम कार्बोनेट टेस्ट को ही पर्याप्त नहीं माना है। कोर्ट ने माना कि अब तक उपलब्ध साक्ष्य और तर्कों से स्पष्ट है कि राणा की ओर से रुपयों की डिमांड का कोई प्रमाण नहीं है, न ही उनके पास से रिश्वत की राशि बरामद हुई है। रिश्वत दिए जाने का कोई स्वतंत्र गवाह न होने पर भी
कोर्ट ने सवाल उठाए। वहीं हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क चौड़ाईकरण सौंदर्यकरण के नाम पर सड़क किनारे मलिन बस्ती में रहने वालों को बिना पूर्व सूचना के बेदखल करने के मामले में सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तिथि नियत की है। कोर्ट ने विस्थापित करने के बारे में शपथ पत्र के माध्यम से बताने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी आफ्ताब आलम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी से काठगोदाम के बीच सड़क चौड़ाईकरण के दौरान मलिन बस्ती के निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल किया गया। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों का प्रयोग कर बस्ती के निवासियों को अचानक बेदखल किया, जिससे उन्हें न तो अपनी आवश्यक वस्तुएं समेटने का अवसर मिला और न ही कोई पूर्व नोटिस उन्हें दिया गया। वहीं राजपूत करणी सेना के युवा विंग को उत्तराखंड में नया नेतृत्व मिल गया है। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अमित उचाना ने त्रिभुवन सिंह को युवा करणी सेना उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। देहरादून के दौरे पर आए उचाना ने कहा, देहरादून से मेरा बचपन का जुड़ाव है। यहाँ की हवा, लोग और अपनापन मुझे हमेशा आकर्षित करता है। हम यहाँ युवा मोर्चे को विस्तार देने आए हैं और त्रिभुवन सिंह को कमान सौंपना हमारे संगठन को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को संगठित और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी। त्रिभुवन सिंह ने कमान संभालने के बाद कहा कि करणी सेना का विजन स्पष्ट है, पहले जनता फिर संस्कृति और जब जरूरत हो तो संघर्ष। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में युवाओं को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में बढ़ाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। श्री राजपूत करणी सेना की युवा एक नया संगठन हमने वो किया है, शुरू किया है। एक उसी से वाहिनी निकाली है एक युवा के लिए, तो इसमें सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि और हमारे समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं वो आगे आएँ और हमारे संगठन के साथ जुड़ें। हमारा श्री राजपूत करणी सेना का एक ही संदेश है, अपने साथ साथ औरों को भी साथ साथ आगे लेके चलना। हमारे साथ रह के हम और समाज के लिए भी काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि श्री राजपूत करणी सेना किसी और के लिए काम नहीं करती। हमारी सेना सबके लिए उतनी बराबर है जितनी हमारे समाज के लिए, प्रजा के लिए, उसके बाद संस्कृति के लिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। बट शुरुआत हमारी प्रजा के साम्राज्य से ही होगी, जो पहले भी हमारा रहा है राजपूतों का कि भैया पहले साम्राज्य फिर प्रजा, है ना, और फिर कल्चर जो संस्कृति है, और जो आखिरी वो है कि अगर सब कुछ नहीं बन रहा है, कानून नहीं, सब हाथ से जा रहा है, तो हम रोड पर उतरेंगे। तो ये हमारा एक बहुत सीधा और सादा एक उद्देश्य है इस छोटे से मिलन के थ्रू। 11 जुलाई से शुरू हो रहे कावड़ मेले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वेलगांव कावड़ियों पर नकेल कसने के लिए भी अपनी रणनीति तैयार की है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हरिद्वार पुलिस, देहरादून पुलिस और सीमा पर लगी उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम कवाड़ियों पर नजर बनाए रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय सिंह ने बताया कि बहुत से कावड़िए दोपहिया वाहनों से आते हैं जो अपनी गाड़ियों को मॉडिफाइड करवाकर उसमें साइलेंसर लगवाते हैं। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार से ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर जाने वाले और अन्य क्षेत्रों में पैदल चलने वाले कावड़ियों की सुरक्षा को प्रमुखता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े विभिन्न जगहों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ भी समन्वय बैठक हुई है। हरिद्वार पुलिस, देहरादून पुलिस और सीमा पर लगे उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर पुलिस प्रशासन ने कावड़ियों से सहयोग की अपील की है। कांवड़ यात्रा में जो है साइलेंसर हटाकर मोटरसाइकिलों से जाने का एक प्रचलन बढ़ा है कुछ लोगों द्वारा। इसमें भी जो है खासकर हरिद्वार से भी निर्देश जारी हुए हैं और समन्वय बैठकें जो उत्तर प्रदेश और अन्य जनपदों के साथ हुई है, उसमें भी यह निर्देश दिए गए कि जो भी कांवड़ यात्री इस तरह मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं उनको हतोत्साहित किया जाए, उनको बताया जाए कि वो जो भी नियम हैं उसको पालन करें और पुलिस उनको फैसिलिटेट करेगी। खासकर इस तरह बड़े डीजे हों, त्रिशूल भाले हों या गाड़ियों में जो साइलेंसर हटा कर आते हैं उसको हतोत्साहित करने के लिए। और अगर ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली
परमानेंटली जो विभिन्न चेक पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। तो ये मैसेज समन्वय बैठक में अन्य प्रदेशों के साथ ये मैसेज को सीनियर अधिकारियों द्वारा इसमें शेयर कर दिया गया है और जो ग्राउंड की टीम है थाना स्तर की वो इसमें वहाँ पर जहाँ से भी डाक कावड़ के लिए लोग रवाना होते हैं वहाँ पर ये मैसेज को भेजा जा रहा है। वहीं डोईवाला से खबर है, जहां पर 1 जुलाई 2025 को पुलिस को हेमलता पत्नी नरेंद्र सिंह निवासी गूलर घाटी ने सूचना दी कि उनके पति नरेंद्र सिंह घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा काफी तलाश की गई मगर उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की गई और पुलिस को गूलर घाटी नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पुलिस द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए गए तो शव की शिनाख्त गुमशुदा नरेंद्र सिंह के रूप में हुई। मृतक नरेंद्र सिंह की मृत्यु का संदिग्ध प्रतीत होने पर डोईवाला पुलिस द्वारा मामले में गहनता से जांच प्रारंभ की गई तथा मृतक के घर, घटनास्थल के आसपास आने जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे व मृतक के मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल आदि को खंगाला गया। मृतक के घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति गुफरान की भूमिका घटना में संदिग्ध पाई गई। घटना की विस्तृत जांच आसपास के लोगों के बयानों से पुलिस टीम को गुफरान और मृतक की पत्नी हेमलता के साथ प्रेम प्रसंग होने तथा इस बात को लेकर मृतक नरेंद्र और उसकी पत्नी हेमलता के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा होने की बात सामने आई, जिस पर पुलिस द्वारा अभियुक्त गुफरान को मौके से गिरफ्तार करते हुए पूछताछ के आधार पर घटना में प्रकाश में आई मृतक की पत्नी हेमलता को गिरफ्तार किया गया। वहीं पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के दूसरे दल का बुधवार को जिला प्रशासन ने पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया। पर्यटन आवास गृह पिथौरागढ़ परिसर में ढोल, दमऊ और बम बम बोले के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालु यात्रियों का आत्मीय अभिनंदन छोलिया नृत्य दल की मनमोहक प्रस्तुति के साथ हुआ। वहीं पारंपरिक परिधान से सजी महिलाओं ने तिलक आरती कर पुष्प वर्षा और फूलमाला पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया। स्वागत समारोह में आध्यात्मिक और लोक संस्कृति का सुंदर समागम देखने को मिला। इस दौरान यात्रियों द्वारा कुमाऊनी ढोल की थाप पर नृत्य भी किया गया। दूसरे दल में कुल 48 यात्री शामिल हैं। यात्रियों ने पिथौरागढ़ पहुंचकर यात्रा को यादगार बताया। हरिद्वार से लेकर के शिवालय तक कावड़ यात्रा की गूंज है, लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सजग हो गया है। सवाल है कि जो कावड़ शिव भक्त कंधों पर लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, क्या वह कावड़ वैसी ही पवित्रता से बन रही है जैसी अपेक्षा की जाती है? हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रमोदानंद गिरी ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश न करे, यह कानून है। इस कानून का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2-3 दिन दे रहे हैं कि हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश न होने दें और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हरिद्वार के साधु संतों द्वारा इस काम को किया जाएगा। लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। ये कानून है, तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। वो हमारे अभियान में क्या हिंदू समाज का अभियान है, सनातन का अभियान है, तो प्रत्येक सनातनी का काम है और उस काम को यशवीर ने किया है। या यशवीर जैसे और जवान लोग खड़े हों तो उनका हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन के बिजली घर में तैनात एक संविदा कर्मचारी राजन की बिजली के खंभे से गिरकर के मौत हो गई। राजन नाम का यह कर्मचारी पास के ही गांव नारसन खुर्द का रहने वाला था। कर्मचारी की
मौत के बाद गुस्साए परिजनों के साथ ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर राजन के शव को बिजली घर पर रखकर पूरे बिजली घर पर कब्जा कर लिया और पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को ठप कर दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, मामले को शांत करवाने का प्रयास किया, पर इस बीच विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं परिजनों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक के परिजन विद्युत विभाग के ठेकेदार के बीच बातचीत हुई है, जिसमें मृतक के परिजनों के द्वारा रखी गई शर्तें ठेकेदार द्वारा मान ली गई हैं। बड़े सुबह ये ड्यूटी पर गया, दो लड़के जिसके साथ ही स्टार्ट किए जी, और जी जब वहाँ से मतलब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा है वो, तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लड़कों ना, हमें तो ये पता नहीं जी, हम तो घर पे, उन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि बिजली ऑन कर दो, ठीक जी। तो उसके बाद में लड़के कह हमें मार नहीं रहे बिल्कुल, कहते एक देर में जी ये हादसा होगा जी, ऊपर तो वो फिर नीचे बिजली लगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।